हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बीएड सेमेस्टर 2 का पेपर 7 जो पेडागोगी सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, हर का अलग अलग सब्जेक्ट होता है। इसमें हम लोग ज्योग्राफी को देखेंगे, मेथड ज्योग्राफी मेथड का, जिसमें हम लोग यूनिट वाइज देखेंगे। यूनिट 1 में यह टॉपिक है कि ज्योग्राफी एज एन इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट विथ पार्टिकुलर रेफरेंस टू इट्स रिलेशनशिप विथ अदर स्कूल सब्जेक्ट। मतलब यहाँ भूगोल का विषय का अन्य विषयों का क्या क्या संबंध है, उसका क्या कोरिलेशन है, अब भूगोल विषयों के साथ कैसे अनुशात्मक रूप से, किस रूप से सभी भूगोल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम लोग मुख्य रूप से इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो विगत लंबे समय से विभिन्न विषयों को पृथक पृथक रूप में पढ़ाया जाता था और छात्र किसी विषय में दक्षता प्राप्त करता था। आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने इस शिक्षण पद्धति को आलोचना करके इसमें उपलब्ध ज्ञान के एकांकी को बताया। मतलब अतः बालक को या छात्र को विभिन्न विषयों को पृथक पृथक ज्ञान प्रदान करना अमनोवैज्ञानिक या अव्यवहारिक माना था, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान एक अविभाज्य इकाई है। यह सहसंबंध का प्रमुख आधार है। साथ ही अर्जित ज्ञान को की व्यवहारिक उपयोगिता के लिए जीवन एवं पर्यावरण से सभी उसका सहसंबंध समझना भी आवश्यक है। कि या मतलब ऐसा कहा गया था विगत कई वर्षों से कि पृथक पृथक के रूप में पढ़ाना सही नहीं है। आप मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक होगा। तो इस संदर्भ में सर्वप्रथम शिक्षा जगत में सहसंबंध की नींव, जो कोरिलेशन का नींव, एक दूसरे से नींव डालने का श्रेय प्रसिद्ध जर्मन शिक्षा शास्त्री J.F. हर्बर्ट को है, जिसने आत्मबोध की सिद्धांत का प्रतिपादन करके स्पष्ट किया था कि समस्त ज्ञान का विकास तभी संभव हो सकता है जब विषयों को संबंधित करके पढ़ाया जाए। मतलब सभी विषयों को एक साथ रिलेट करके पढ़ाया जाए, कोरिलेट करके पढ़ाया जाए, तभी ये समस्त ज्ञान हो सकता है। इस संदर्भ में एक मुख्य रूप से इसे परिभाषित भी किया गया है फेयर ग्रीव के अनुसार। According to Fair Grip, geography as a subject is both scientific and human. It is related on the one hand to physics, botany, geology, astronomy, meteorology, and anthropology, and on of the other to history, economics, and ever literature and language work. मतलब भूगोल वैज्ञानिक एवं मानवीय दोनों, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, ज्यामिति, खगोल शास्त्र, ऋतु विज्ञान, मानव शरीर रचना शास्त्र, और दूसरी ओर इतिहास, अर्थशास्त्र, साहित्य और भाषा कार्य आदि से संबंधित है। तो यह परिभाषा के आधार पर हम लोग आगे देखते हैं कि भूगोल विषय का अन्य विषयों के साथ संबंध कैसे है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो भूगोल को प्रारंभिक काल से ही, जैसा कि एक प्राकृतिक विषय के रूप में स्वीकार किया गया है। अतः विभिन्न प्राकृतिक विज्ञान के विषयों के साथ भूगोल के विषय का घनिष्ठ संबंध है। जो प्राकृतिक विज्ञान है, इसके अलावा भूगोल के अन्य सामाजिक विषयों के साथ भी संबंध है। हम लोग यहाँ प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के थीम में बांटेंगे कि हम लोग क्रमबद्ध रूप से देखेंगे इनको किन किन विषयों के साथ संबंध है। तो हम लोग मुख्य रूप से यहाँ देख रहे हैं कि प्राकृतिक विज्ञान में भूगोल और विज्ञान, भूगोल और गणित, भूगोल और प्रकृति का अध्ययन, भूगोल और भूगर्भ विज्ञान, और भूगोल तथा खगोल विज्ञान। इसी में 6 नंबर पॉइंट से भूगोल जो सामाजिक विज्ञान से संबंधित है, भूगोल और अर्थशास्त्र, भूगोल और नागरिक शास्त्र, भूगोल और इतिहास, भूगोल और भाषा, और भूगोल और हस्तकला इत्यादि। तो हम लोग इसको क्रमबद्ध देखेंगे कि भूगोल और विज्ञान एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, तो इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो भूगोल और विज्ञान, ज्योग्राफी एंड साइंस, भूगोल कला तथा विज्ञान का समन्वित ज्ञान है। यदि हम भूगोल के स्रोतों और आधारों को खोज करें तो विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से हमें भूगोल का ज्ञान लिया हुआ ज्ञात होता है। भूगोल
कि वनस्पति भूगोल शाखा के अंतर्गत अगर विभिन्न फसलों में, जैसे वनस्पति विज्ञान है, जैसे पेड़ पौधे आदि का वर्णन किया जाता है। भौतिक ज्ञान में जलवायु विज्ञान को भूगोल की समावेश हुआ है, जिसमें विभिन्न स्थानों की जलवायु पर किन किन बातों का प्रभाव पड़ता है इसका वर्णन किया जाता है। खगोल शास्त्र से मानचित्र विज्ञान का विकास किया गया है। भूगोल शास्त्र में पृथ्वी की बनावट, चट्टानों की बनावट आदि का वर्णन किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज के भूगोल का विज्ञान का घनिष्ठ संबंध विज्ञान के अनेक खोजों से ज्ञान प्राप्त के अंगीकार के मतलब किसी न किसी रूप से यह विज्ञान से भी जुड़ा हुआ और एक दूसरे से का यह संबंधित है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं, भूगोल और गणित। तो भूगोल और गणित, ज्योग्राफी एंड मैथ, भौगोलिक ज्ञान गणित पर ही आधारित है। जैसे स्केल, मापक, मानचित्र, प्रक्षेपों का ज्ञान, उनकी रचना, ताप, वर्षा, उत्पादन, जनसंख्या आदि का आंकड़ों का प्रदर्शन, जो डाटा प्रदर्शन होता है वो एक गणितीय पाठ है। किसी देश की महाद्वीपीय की स्थिति, विस्तार, क्षेत्र तथा पारंपरिक दूरी आदि जानने के लिए गणित का ज्ञान नितांत आवश्यक है। यहाँ गणित है कि हम स्केल कैसे करेंगे, वर्षा की मात्रा क्या है, ताप कितना टेम्परेचर है, तो गणितीय क्षेत्र है, तो इसकी ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसलिए भूगोल की एक शाखा जो पूर्णतः गणित पर ही आधारित है तो मानचित्र विज्ञान कहलाती है। मतलब क्लियर है कि भूगोल और गणित, भौगोलिक ज्ञान गणित पर ही आधारित है। मापक, मानचित्र एवं प्रक्षेपों का ज्ञान एवं उनकी रचना, ताप, वर्षा, उत्पादन, जनसंख्या आदि के आंकड़ों का प्रदर्शन, किसी देश या महाद्वीप की स्थिति, विस्तार एवं क्षेत्र तथा पारस्परिक दूरी आदि जानने के लिए गणितीय ज्ञान आवश्यक है। इसलिए भूगोल की एक शाखा पूर्णतः गणित पर आधारित है, एक दूसरे से रिलेटेड है, जो मानचित्र विज्ञान कहलाती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है भूगोल तथा प्रकृति का अध्ययन, मतलब ज्योग्राफी एंड नेचर स्टडी। तो भूगोल पृथ्वी के धरातल का विज्ञान है। यह पृथ्वी पर वस्तुओं के जमाव के वितरण के कारणों तथा विभिन्न वस्तुओं का जमाव का वर्णन करता है। वहीं प्रकृति अध्ययन के घटनाओं तथा पदार्थों का निधि अध्ययन, इसलिए भूगोल की एक शाखा प्राकृतिक रूप भूगोल के प्रकृति के अध्ययन के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है भूगोल तथा भूगर्भ विज्ञान, ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी। भूगोल विषय के अंतर्गत भू संरचना, संगठन, सेल, उत्पत्ति की वर्गीकरण, मतलब चट्टानों की उत्पत्ति, खनिज एवं अयस्क, जीवाश्म, स्फटिक एवं उनके आंतरिक संगठन आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। यह ज्ञान भूगर्भ विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अंतर संबंधित स्थापना के माध्यम से भी ग्रहित किए जाते हैं। खनिज की सेल विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, स्तरीय सेल विज्ञान आदि के उप शाखाओं के आधारित नियम, सिद्धांत, संकल्पनाओं आदि का उपयोग करते हुए भी भौतिक भूगोल के रूप में दिया जा सकता है। एकदम स्पष्ट है कि भूगर्भ विज्ञान भूगोल से कैसे है। भूगर्भ विज्ञान में हम लोग यहाँ जब देखते हैं कि इसमें भूगोल विज्ञान में भी हम लोग चट्टानों की उत्पत्ति, चट्टानों का वर्गीकरण, खनिज इत्यादि हम लोग देखते हैं। भूगोल में यह चीज़ देखते हैं, तो एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है भूगोल तथा खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉट, ज्योग्राफी एंड। तो भूगोल भूगर्भ के साथ साथ महाकाश के बारे में भी हमें विशद जानकारी प्रदान करता है। तारा और सौरमंडल, निहारिकाएं, आकाशगंगा, प्रकाश वर्ष, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि को भी जानकारी भूगोल से पढ़ने से हमें प्राप्त हो सकती है और होती है। वह समस्त खगोल विज्ञान का ही देन है। हम लोग खगोल शास्त्र में ही सब सौरमंडल, तारा देन है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या, आकार, सूर्य की दूरी, परिक्रमा मार्ग, गतिवेग के बारे में आधुनिक अर्थात अवधारणा खगोल के आधुनिक खोजों पर ही निर्भर करती है। तो इस तरह एकदम बिल्कुल ये स्पष्ट है कि भूगोल और खगोल विज्ञान भी एक दूसरे से संबंधित है, अन्य विषयों के साथ संबंधित है। इसको नेक्स्ट इसमें आता है भूगोल और अर्थशास्त्र, जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आ गया इसमें। तो भूगोल और अर्थशास्त्र, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स,
प्राकृतिक संपदाएं भूगर्भ पर किस स्थान पे किस मात्रा में विद्यमान है। जो नेचुरल हमारे संपदाएं रिसोर्स किस स्थान पे किस मात्रा में उपलब्ध विद्यमान है, इसकी समुचित ज्ञान भूगोल द्वारा प्राप्त होता है। प्राकृतिक संपदा का जो उत्पादन और उपयोग किस प्रकार हो, किस प्रदेश में किस वस्तु की आवश्यकता है और उसकी पूर्ति कहाँ से और किस प्रकार की जा सकती है, मतलब उसके डाटा को की जा सकती है, इसका ज्ञान अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी तल पर जनसंख्या का वितरण आदि का भूगोल और अर्थशास्त्र दोनों ही विषम अध्ययनों से होता है। मैंने पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक जो इकोनॉमिक रूप से उसका डाटा लिया जाता है और उसका कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। और कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रही है, कितने आ रही है, तो वह हम लोग ज्योग्राफी अर्थशास्त्र से हम लोग देख सकते हैं अर्थशास्त्र के डाटा में कि कहाँ इसका उत्पादन करना है। तो मार्शल के अनुसार एक इसमें कहा गया कि जीवन के सामान्य दशाओं में मानवता का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र है। यह उन व्यक्तियों और सामाजिक कार्यों की छानबीन करता है जिसका भौतिक सुखों के साधनों के प्राप्त उपयोग से अत्यंत निकट संबंध है। फिर से इसको हम लोग देख सकते हैं। मार्शल के अनुसार जीवन के सामान्य दशाओं में मानवता का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र है। यह उन व्यक्तियों और सामाजिक कार्यों का छानबीन करता है जिनका भौतिक सुखों के साधनों के प्राप्त और उपयोग से अत्यंत निकट संबंधित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भूगोल एवं अर्थशास्त्र स्पष्ट है इस कैसे से कि भूगोल में भी हम लोग वही देखते हैं, भौतिक सुख भौतिक करके अर्थशास्त्र का। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है भूगोल और नागरिक शास्त्र, ज्योग्राफी एंड सिविक्स। तो किसी स्थान विशेष की भौगोलिक स्थिति उसके राजनीतिक महत्व का कारण होती है। अर्थात दक्षिणी पश्चिमी एशिया में पेट्रोलियम की प्राप्ति, भारत और पाकिस्तान के लिए कश्मीर की स्थिति, अरब देशों के मध्य स्वेज नहर आदि, इनकी पृष्ठभूमि भौगोलिक परिस्थितियां ही है जिनके कारण इनका इतना अधिक राजनीतिक महत्व है। इसके साथ ही भूगोल विश्व के राजनीतिक समस्याओं के समाधान में भी विशेष सहायता रखती है। नेक्स्ट इसमें है भूगोल और इतिहास। भूगोल और इतिहास एक सिक्के के दो पहलू के समान है। पृथ्वी का वर्णन भूगोल कहा गया है। देखिए अब पृथ्वी पर होने वाले क्रियाकलाप इतिहास है। क्लियर है, पृथ्वी का जो वर्णन है वह भूगोल है और पृथ्वी पर होने वाले जो क्रियाकलाप है वह इतिहास है। कांट महोदय ने लिखा है कि काल के अनुसार वर्णन करना इतिहास है और स्थान के अनुसार भूगोल है। जब इतिहास भूगोल में केवल समय और क्षेत्र के विचार से भिन्न है। यहाँ पर कांट महोदय का है कि द डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू टाइम इज हिस्ट्री दैट अकॉर्डिंग टू स्पेस इन ज्योग्राफी, हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी ओनली इन कंसिडर ऑफ टाइम इन एरिया। मतलब सिर्फ टाइम समय के अनुसार अगर वर्णन कर रहे हैं तो वह हिस्ट्री है, और अगर स्थान के अनुसार वर्णन कर रहे हैं तो वह ज्योग्राफी है। इस संदर्भ में हम लोग एक है कि इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि बहुत विभिन्न विषयों के साथ इसके इस संबंध को दिखाया जा रहा है। और इस संबंध में एक लाइन और है कि पीटर हेलन ने आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व ही स्पष्ट रूप से कहा था भूगोल बिना इतिहास की बड़ा ही अस्त व्यस्त और अस्थिर होगा। भूगोल बिना इतिहास के बड़ा ही अस्त व्यस्त और अस्थिर होगा, जिसमें केवल जीवन और गति का वर्णन मात्र होगा। और इतिहास बिना भूगोल में भी बेसिर पैर की बात होगी। उनका यह कथन भूगोल इतिहास जैसे विषयों के मध्य विद्यमान संबंध को समुचित करता है। इससे हम लोग भूगोल और इतिहास के बारे में देखें। हम लोग का नेक्स्ट इसमें है भूगोल और भाषा। तो भूगोल और भाषा में ज्योग्राफी एंड लैंग्वेज कैसे एक दूसरे से संबंधित है। तो भौगोलिक घटनाओं, मनोहारी सुरुम, उद्देश्यों, पर्वतीय घाटियों, कलकल नाद करते हुए झरनों और नदियों की आदि की निरीक्षण करते समय विभिन्न कर्तव्यों
लेखकों के सुलक्षित वर्णन भाषा से ही व्यक्त किए जाते हैं। हम लोग कुछ भी जब उसको हम लोग जो भी उसके व्यक्त तो भाषा से ही व्यक्त करते हैं। इसके अतिरिक्त भौगोलिक कहानियाँ, भ्रमण, यात्राएं, खोजों के वर्णन, विभिन्न देशों के निवासियों के सजीव वर्णन में भाषा का पाठ्यपुस्तकों को स्थापित करके विशेषतों को सरल और रोचक बनाया जाता है। हम लोग भाषा के लैंग्वेज के ही कहीं के बारे में वर्णन करते हैं और उसको सरल होते हैं। तथा कालिदास द्वारा मेघदूत काव्य में कश्मीर से विंध्याचल पर्वत तक भी भौगोलिक वर्णन भाषा और संबंध को उत्कृष्ट उदाहरण किया जा सकता है। मतलब भाषा इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। भाषा अगर आपको भाषा से हम भौगोलिक वर्णन कर सकते हैं, उसको सरल बना सकते हैं, उसको सुगम बना सकते हैं। भूगोल तथा हस्तकला, ज्योग्राफी एंड हैंडीक्राफ्ट। भूगोल शिक्षक हस्तकला के चक्र में छात्रों से विविध प्रकार के चित्र, रेखाचित्र, मानचित्र और फ्रेम तैयार करता है। मतलब हस्तकला देखिए एकदम हैंडीक्राफ्ट, बताओ आपको अगर हस्तकला है, आप रेखाचित्र में, मानचित्र बनाने में माहिर हैं, फ्रेम वर्क करने में माहिर हैं, मॉडल विज्ञप्ति करने में माहिर हैं, तो हम लोग इसको फिर देखते हैं कि भूगोल शिक्षक हस्तकला के चक्र में छात्रों के विविध प्रकार के चित्र, रेखाचित्र, मानचित्र, फ्रेम तैयार करना, मॉडल विज्ञप्ति, प्लेन टेबल बोर्ड बनाना आदि कार्य करता है। इसमें छात्र स्वयं क्रिया करके सीखेंगे और भूगोल में रुचि भी लेते हैं। इसके लिए छात्रों की रचनात्मक प्रकृति का विकास होता है, क्योंकि हस्तकला ऐसा विषय है जिसमें छात्रों के हाथों और नेत्रों की प्रशिक्षित करके उसे शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार भूगोल हस्तकला से भी संबंधित है, संबंधित है और कर्म इंद्रियों को प्रशिक्षित करती है और उनके प्रसिद्ध होगी और ज्ञान प्राप्त होगा। तो अंततः हम लोग निष्कर्ष में हम लोग यह कह सकते हैं कि भूगोल वह विषय है जिसके प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों के साथ सार्थक और सकारात्मक विज्ञान के विभिन्न विषयों के साथ सार्थक और सकारात्मक सहसंबंध विद्यमान है और सहसंबंधित ढंग से उन विषयों को अध्ययन भी किया जाता है। तो न केवल पाठ्यक्रम भार में कमी होगी बल्कि छात्रों के ज्ञान में भी समग्रता अर्थात बोध होगी। मतलब एक दूसरे से अगर हम रिलेट करके पढ़ाते हैं तो पाठ्यक्रम का भार भी कम होगा और छात्रों का ज्ञान भी बढ़ाएगा। वे एक विषय के ज्ञान की सहायता से दूसरे विषय के में सरलतापूर्वक या सिखा पाते हैं। तो हम लोग इस तरह इसको देखें कि भूगोल का कैसे एक विषय से संबंधित है और इसका निष्कर्ष में हम लोग यह भी इसको है कि जब जो परिभाषा है इसमें अगर हम लोग इसको याद करते हैं जो पूर्व में हम लोग दिए फेवग्रीव का, तो उसमें स्पष्ट होता है परिभाषा से कि भूगोल प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों का समन्वित ज्ञान है। इसके सफल शिक्षण के लिए भूगोल शिक्षक को अन्य स्कूल विषयों का भी समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। इससे शिक्षक विभिन्न विषयों का उदाहरण प्रस्तुत करके भूगोल से उनके संबंध स्थापित कर सकता है और अपने शिक्षण को रोचक एवं प्रभावपूर्ण बना सकता है। तो इस तरह हम लोग इसको भूगोल के अन्य विषयों के साथ कैसे संबंध है, कैसे कोरिलेट है, इसको हम लोग जानें। इसमें आप लोग को हो सकते हैं इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं कि सहसंबंध के आधार पर भूगोल शिक्षण कार्य करना या सरल या रोचक बन जाता है कैसे, या क्वेश्चन पूछ सकता है कि विज्ञान के किन किन विषयों का भूगोल के साथ सहसंबंध है। अब भूगोल और भौतिक के पारस्परिक संबंधों के संदर्भ में वर्णन करें। अब भूगोल अन्य विषयों के इस तरह विभिन्न तरह के क्वेश्चन को इधर उधर घुमा के इसमें पूछ सकता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।